बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी एलएमएस, हेड ऑफिस जोहर टाउन। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की डिस्कशन के साथ आज हम बात शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑल ऑफ दीज रिलेट टू एटॉमिक मास यूनिट एक्सेप्ट एटॉमिक मास यूनिट ग्राम्स के अंदर 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, मिलीग्राम में -21 मिलीग्राम और किलोग्राम में -27 किलोग्राम होता है। तो इस हिसाब से बीटा, चार्ली और डेल्टा तो रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अल्फ़ा रिलेट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें अल्फ़ा को टिक कर देना चाहिए। अल्फ़ा क्वेश्चन यहाँ पर टिक हो जाएगा जी, अल्फ़ा ऑप्शन, और अल्फ़ा ऑप्शन को टिक करके हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंट मोलेकुलर मैसेज ऑफ डिफरेंट गैसेज एक्सेप्ट हाइड्रोजन गैस 2 AMU हुई होता है, क्लोरीन गैस 71 AMU होता है, नाइट्रोजन गैस 28 AMU होता है, जबकि नियॉन गैस 20 AMU होता है। नियॉन का एटॉमिक मास 20 होता है, तो इसलिए डेल्टा जो है वो सही नहीं है। 3 आ गया, कार्बन 12 हैज़ एग्जैक्ट मास ऑफ। कार्बन 12 का जो मास है वो 12 AMU ही है, बेसिकली वो 12.000 AMU है, एग्जैक्ट 12 है, इसी वजह से उसे स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। चार्ली ऑप्शन। 4 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन। परसेंटेज निकालने का तरीका देख लीजिए। मास ऑफ मीथेन की बात हो रही है, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, हाइड्रोजन का मास 4 है, टोटल मास 16 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, तो यहाँ से 25% आ जाएगा, जो कि हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन 5 देखिए, फॉर विच कंपाउंड यू फाइंड द सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला, सोडियम क्लोराइड का मोलेकुलर फार्मूला नहीं होता क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। चार्ली मैग्नीशियम सल्फेट का भी मोलेकुलर फार्मूला नहीं होता क्योंकि वो भी आयनिक कंपाउंड है। पॉलीथीन बीटा ऑप्शन, उसका एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट होगा क्योंकि एक पॉलीमर है, तो उसका जो सिंपलेस्ट यूनिट है उसका मास कुछ और होगा और टोटल का मास कुछ और होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सुक्रोज है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज का मोलेकुलर फार्मूला है C12H22O11, और क्योंकि ये सब किसी भी एक कॉमन डिजिट पर डिवाइड नहीं होते, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। क्वेश्चन 6 देखिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर एन आयोनिक कंपाउंड इज एविडेंट फ्रॉम इट्स। आयोनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं NaCl की ही बात कर रहे हैं। NaCl के अंदर ये जो रेशियो आपको नज़र आ रही है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला में तो होती ही है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो उसके फार्मूला यूनिट को अगर आप लिख दें तो वो एम्पिरिकल फार्मूला ही बन जाता है। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन, कुछ लोगों ने यहाँ चार्ली लगाया होगा, लेकिन जो फार्मूला यूनिट है इट रिप्रेजेंट्स द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। तो जो बात फार्मूला यूनिट में है वही एम्पिरिकल फार्मूला में भी होती है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, सिंपलेस्ट एल्काइन हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट एल्काइन जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है? सिंपलेस्ट एल्काइन तो ईथाइन होती है, C2H2, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये 2 पर डिवाइड हो रही हैं, इस हिसाब से यहाँ पर आंसर होना चाहिए CH, जो कि बन रहा है चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 8 देखिए, 24 ग्राम ईच ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड एलिमेंट लेफ्ट बिहाइंड इज। ये है कार्बन और ये ऑक्सीजन से मिल रहा है, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कंपैरिजन जो है वो दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का, दोनों के 24 ग्राम लिए गए हैं। से मैं यहाँ पर कह देता हूँ मास ऑफ कार्बन है और यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन है, इस तरह कह देते हैं। तो अगर आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन हो तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो फिर मैं कंपैरिजन ना चेंज कर लेता हूँ, ऑक्सीजन इधर लिख लेता हूँ, कार्बन इधर लिख लेता हूँ, जिसका अब ऑक्सीजन के हिसाब से देखिए, अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम यानी कि 1 मोल होंगे तो वो कार्बन के 12 ग्राम यानी कि 1 मोल से रिएक्ट करेंगे। अगर ऑक्सीजन जो है वो 1 ग्राम होगी तो फिर 12/32, और फिर अगर ऑक्सीजन 24 ग्राम है तो फिर 12/32 इंटू 24, 8 3s आर 8 4s आर 4 1s आर 4 3s आर, तो यहाँ पर 9 ग्राम कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगी। इट इज़ द मास ऑफ कार्बन दैट हैज़ रिएक्टेड। टोटल मास कितना था कार्बन का वो हमने देखा कि टोटल मास है 24 ग्राम,
एज पर क्वेश्चन, और 9 ग्राम इसमें से रिएक्ट कर गए तो फिर यहाँ पर 15 ग्राम जो हैं वो बच जाने चाहिए, यानी कि टोटल 15 ग्राम जो है वो बचेंगे। 15 ग्राम बच रहे हैं जनाब, वो आपने देख लेना है। 15 ग्राम यहाँ पर आंसर होना चाहिए चार्ली ऑप्शन। आगे चल पड़ते हैं क्वेश्चन 9 पर। द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 पास पेपर का क्वेश्चन है जी, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन 10, द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O एंड मोलर मास ऑफ 110। कोई मुश्किल नहीं। अब किस तरह होगा ये काम, ये देख लीजिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी ज़रूरी है। n क्या होता है? n होता है मोलेकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलेकुलर फार्मूला मास 110 दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला मास हम निकाल लेते हैं। 3 कार्बन है तो 36 हो गया, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दें 39 और ऑक्सीजन 16, तो ये ना 55 बनता है। तो n की वैल्यू है 2। अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो मैं n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कर दूंगा C3H3O, ये बन जाएगा C6H6O2, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया गया होगा। जी हाँ, बीटा ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन 11 देखिए, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स एटम्स। अब ये सवाल में हाफ मोल है, हाफ मोल और मोल इंटू एवोगैड्रोज नंबर अगर कर दें तो ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं पूछे, बल्कि उसमें एटम पूछे हैं। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, इसलिए मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँगा। ये 2 इस 2 से कट जाता है तो मेरा आंसर आ जाता है एवोगैड्रोज नंबर, यानी कि हाफ मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, तो बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन 12 देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस विल बी 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी प्रोवाइडेड दैट इट इज़। ये एक आइडियल गैस है जी, किसी भी टेम्परेचर पर। नॉन आइडियल गैस ना, उसके लिए ये बात ट्रू नहीं होती, आइडियल गैस के लिए ही ये बात ट्रू होती है चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, वो जो ना एक ख़ास एक ख़ास वॉल्यूम रखती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 13 देखिए, जी रूम टेम यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, 2 तरह के हैं। पहले तो ये जो वर्ड है यहाँ पर एक्चुअल पेपर में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आइडियल गैस एट एनी प्रेशर रहा होगा, ये मुझे टाइपिंग एरर लगता है। आपने पेपर में देखा था टेम्परेचर वर्ड लिखा था कि प्रेशर वर्ड लिखा था? अच्छा, टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, होना प्रेशर चाहिए। और एक और बात यहाँ पर, पहले तो टेम्परेचर वर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊपर जब हमने स्टैंडर्ड लिख दिया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस विल बी 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, जब हमने वर्ड एसटीपी लिख दिया तो इसका मतलब है कि हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। तो जब हम टेम्परेचर स्पेसिफाई कर चुके हैं तो फिर हम नीचे ये नहीं लिख सकते कि आइडियल गैस एट एनी टेम्परेचर। आइडियल गैस एट एनी प्रेशर वर्ड सही है। अब अगर वहाँ प्रेशर लिखा हुआ है, जो कि लिखा होना चाहिए, तो बात सही है, लेकिन अगर प्रेशर नहीं लिखा हुआ, टेम्परेचर वर्ड लिखा हुआ है, तो फिर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से देखें तो हम आइडियल गैस को टिक कर सकते हैं। टेक्निकली वर्ड प्रेशर शुड बी देयर, लेकिन अगर वर्ड प्रेशर नहीं है तो फिर आइडियल गैस के हिसाब से हमें आंसर लगा देना चाहिए था चार्ली। लेकिन हमारी डिस्कशन में हम ये फाइनल कर रहे हैं कि यहाँ पर वर्ड टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वर्ड प्रेशर होना चाहिए। सही है जनाब। और इसमें भी अगेन फिर यही बात आ गई कि जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, जब हमने दोनों को स्पेसिफाई कर दिया है तो फिर बात जो है वो गैस एक आइडियल गैस होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा रह जाता कि एक नॉन आइडियल गैस और दूसरा आइडियल गैस का ऑप्शन होता। फिलहाल जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से हम फिर भी आइडियल गैस के अकॉर्डिंग चार्ली को ही टिक करेंगे। बात मैंने समझा दी आपको, कोई मसला तो नहीं रह गया इसमें? आइडिया कन्वे हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ये 24, ये देखिए जनाब,
24 ग्राम ऑफ ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मिलता जुलता सवाल है, लेकिन अब एंगल जो है वो चेंज हो गया। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब यहाँ हमें जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। अब हमें 2 रिएक्टेंट दिए हैं, पहले तो ये पता करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, और वो पिछली डिस्कशन से हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग जाता है तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट से, तो हमें पता लग जाता है कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। यानी कि अब हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो मास ऑफ ऑक्सीजन का कंपैरिजन हो रहा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल हो तो 1 मोल बनता है, इसका मतलब है कि 32 ग्राम हो तो बनते हैं 44 ग्राम। फाइन, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर 1 ग्राम होगा तो 44/32 ग्राम बनेंगे, और अगर 24 ग्राम है तो 44/32 इंटू 24, 8 3s are 8 4s are 4 1s are 4 11s are 33 ग्राम बनेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद अल्फ़ा ऑप्शन ठीक है, लेकिन अल्फ़ा ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि 33 ग्राम जो हैं वो अगर मोल्स निकाले जाएं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो मोल्स निकालने के लिए मैस ओवर मोलर मैस करते हैं, आंसर आ जाता है 0.75 मोल। तो बीटा ऑप्शन भी ठीक है। और अगर आप इसका वॉल्यूम निकाल लें 0.75 मोल का, तो 0.75 मोल का वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, विच कम्स आउट टू बी 16.4 डेसीमीटर क्यूब। सही, तकरीबन 16.4 या 16.35 जो भी आता है। तो ये तीनों ही बातें यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज यहाँ पर टिक हो जाएगा। आगे चल पड़ते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये देखिए, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन लिखते हैं जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बन जाता हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे। ये है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई, हमें पूछा गया है कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए कितने 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए कितने एटम्स चाहिए एल्यूमिनियम के। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए होते हैं। तो 4 मोल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे ये निकालने के लिए 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर दीजिए। 6 4s are 24, 24 इंटू 10⁻23 या 2.4 इंटू 10⁻24 कर दें, दोनों ही बातें सही हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहा है अल्फ़ा के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बोथ एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन। एल्कीन और साइक्लो एल्कीन जो हैं ये होते हैं CnH2n, तो फिर ये CH2 बन जाएगा, C2H4, C3H6 वगैरह। ठीक है जनाब, तो इसलिए बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक। 16 देखिए, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जनाब, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक मैग्नीशियम के एटम के अंदर, और जब आप इसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है। आंसर क्या होगा? बीटा। 17 देखिए, 1 मोल ऑफ ईच एथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर। एथेनॉल बनानी पड़ेगी जी C2H5OH, और डाई मिथाइल ईथर बनानी पड़ेगी CH3OCH3। कार्बन यहाँ सेम नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन सेम नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजन सेम नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक मोल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे नहीं, ये तो नहीं बात सही, लेकिन एक मोल के अंदर मालिक्यूल सेम होंगे, और मालिक्यूल सेम होने के साथ साथ कार्बन भी दोनों जगह क्योंकि एक जितने हैं तो उनका मैस भी एक जितना होगा, यानी कि डेल्टा ऑप्शन बोथ B एंड C सही हो जाएगा। 18 देखिए, a gas has considerable intermolecular forces in it. 1 mole of it is likely to have volume dash decimeter cube at STP. गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या? वो नॉन आइडियल है, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं होंगे, थोड़ा करीब करीब आ जाएंगे। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जितना होना चाहिए आइडियल गैस के लिए उतना ना हो, बल्कि उससे थोड़ा कम हो जाए, तो लेस देन 22.4 डेसीमीटर क्यूब यहाँ बात सही लग रही है। 19 देखिए, 1 मोल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म 1 मोल ऑफ इथाइल अमीन। अच्छा जी, देख लेते हैं। ये तो रिएक्शन आ गया, 1 मोल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड है, ये रहा
इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इसे आपने एक्सेस अमोनिया से मिला दिया, लाइक आपने टू फॉर्म 1 मोल ऑफ इथाइल अमीन, इसे आपने अमोनिया से मिलाया है, सी अमोनिया NH3 ये मिला दिया, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से प्रोडक्ट बना है C2H5NH2 इथाइलमीन, और डेफिनेटली यहाँ पर HBr भी बना होगा। अच्छा जी, आगे क्या कहता है, हाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोलर मास चेंज ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखना है क्या हो रहा है, और फिर देखना है कि मोलर मास को क्या हो रहा है, दोनों साइड पर मोलर मास को क्या हो रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या हो रहा है। पहले तो ये देख लीजिए, इथाइल ब्रोमाइड को अमोनिया से मिलाया, तो इथाइल ब्रोमाइड से जब आप इथाइल अमाइन बना रहे हैं तो यहाँ 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, रिएक्टेंट का 1 मोल, प्रोडक्ट का भी 1 मोल, तो फिर मोल्स जो हैं जब सेम हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, तो इसलिए बीटा और डेल्टा में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरी बात, जब ब्रोमाइड एक न्यूक्लियोफाइल था उसको दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया आपने, वो है NH2। ब्रोमीन बड़ा साइज़ का है, बड़े मैस का है, NH2 छोटे साइज़ का है, छोटे मैस का है, तो इसका मतलब है कि जो मोलर मैस है वो कम हो रहा है, तो फिर बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही। इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अमीन बनाते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम ही रहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहते हैं, एक एक मोल ही रहता है, लेकिन जो उसका जो मैस है वो कम हो जाता है। बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक। 20 देखिए, फॉर अमोनिया सिंथेसिस बाय हाबर्स प्रोसेस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर नॉट एक्यूरेट इनफ बिकॉज। अच्छा जी, अमोनिया की सिंथेसिस हाबर प्रोसेस से अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें नाइट्रोजन के 1 मोल को 3 मोल हाइड्रोजन से मिलाकर एक रिवर्सिबल रिएक्शन करवाया जाता है। जैसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन की बात आती है तो हमें फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री काम नहीं करेगी, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बिल्कुल सही हो गई बात। आगे चलिए, सोडियम से सोडियम आयन बना, 1 इलेक्ट्रॉन। इफ 92 ग्राम ऑफ सोडियम इज आयनाइज्ड, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म। पहले हमें सोडियम के मोल निकालने हैं। सोडियम का मैस गिवन है 92, सोडियम का मोलर मैस है 23, तो 4 मोल गिवन हैं, तो 4 मोल बनेंगे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन बनेंगे, क्योंकि हर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो 4Na का क्या मतलब होता है, 4Na का मतलब जैसे ये 4 × Na किया था, 2.4 10⁻24, चार्ली ऑप्शन आ गया। 22 देखिए, कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयंस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स अंडरगो ब्रेकेज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बहुत ही टेक्निकल सवाल था। सल्फ्यूरिक एसिड, मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में बना देता हूँ। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हमने ना पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होती हैं ना उनका आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं होता, ठीक है जनाब, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 प्रोटॉन्स बनेंगे और ये सारा हिस्सा ना इसे सल्फेट कह देते हैं। तो याद रखिए कि दोनों नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनके दरमियान में कोई भी आयोनिक बॉन्ड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड की आयनाइजेशन से आयंस तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आयोनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो 0 मोल शुड बी द आंसर। 0 मोल यहाँ पे बनेंगे जी, कोई भी मोल जो है ना बॉन्ड का नहीं टूटेगा, आयोनिक बॉन्ड का। 23 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट यील्ड ऑफ रिएक्शन, इट इज, ये देखिए जी, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। वो कहता है कोवलेंट कंपाउंड के टूटने से आयन बने हैं। कोवलेंट कंपाउंड में कितने आयनिक बॉन्ड टूटे हैं, तो हमने कहा जी 0, कोई भी आयोनिक बॉन्ड नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड ही कोवलेंट है। एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और भी बहुत सारे होंगे, परक्लोरिक एसिड, वो सब पानी में आयंस बनाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो पानी में आयंस बना रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। जी नहीं, वो आयोनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और पानी में आयंस बनाते हैं। तो अगर एक कोवलेंट कंपाउंड टूटेगा पानी में तो फिर वो आयंस तो बना रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है, इसलिए उसके टूटने के दौरान कोई भी आयनिक बॉन्ड्स अंडरगो ब्रेकेज ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने अल्फा टिक किया। बात पता लग गई जनाब? आगे चलिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट, जी जी
अच्छा, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट यील्ड ऑफ रिएक्शन? इट इज़ बेस्ड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसी कोई बात नहीं है जी, इट इज़ ऑलवेज 100%, कभी नहीं सुना। इट्स वैल्यू सेम वेदर इट इज़ एक्चुअल और थ्योरेटिकल, बिल्कुल नहीं जी। इट डिक्रीजेज इफ राइट सेट ऑफ कंडीशन इज़ नॉट यूज, ये बिल्कुल सही है। अगर आप सही तरीके से तजर्बा नहीं करेंगे तो फिर यील्ड कम हो जाएगी, ट्रू है जी। 24 देखिए, अ रिसर्चर एज प्रिपेयर्ड, पास पेपर का क्वेश्चन है। हमने एक जो यहाँ पर डिस्कशन के अंदर जो हमने एग्जाम्पल ली थी वो यही वाली एग्जाम्पल थी, पास पेपर में भी आई है, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जी। अ रिसर्चर हैज़ prepared a sample of 1 bromopropane from 10 gram of 1 propanol. After purification, he had made 12 gram of product. Which of the following is the percentage yield? किसी को आंसर पता है, हल किया था क्लास में, सुना था तो फिर बता दें, नहीं तो एक बारी दोबारा से कर देता हूँ। 58 जी, हल करने की ज़रूरत है कि आता है? सही है जी, मैं करा देता। ये था जी 1 प्रोपानोल, 1 प्रोपानोल से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनी है इस तरीके से। अब एक यहाँ पर जो दी हुई है वो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है 12 ग्राम, पहले से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। थ्योरेटिकल यील्ड हम अगर निकाल लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए मेहनत हो रही है। थ्योरेटिकल यील्ड स्टोइकियोमेट्री से निकलती है। स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम एक कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन होगा 1 प्रोपानोल का 1 ब्रोमोप्रोपेन से अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आ गया 12 36 और 44 60 ग्राम से ये बन रहे हैं 80 और ये है कितना आ गया 36 और 7 43, ये कितना बनता है 127 बन रहा है, 127 ग्राम बनेंगे ये जी। 60 ग्राम से 127 ग्राम बनते हैं, ये कंपैरिजन आ गया। और जब आप मैस ऑफ एथानोल 1 प्रोपानोल को मैस ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन से कंपेयर करते हैं, 60 ग्राम से 127 ग्राम बनते हैं। ये फिर चेक कर लें, 127 ही बन रहा है। तो 1 ग्राम से कितने बनेंगे 127/60, और मुझे कितने दिए गए हैं, मुझे दिए गए हैं जी 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से बनेंगे 127/60 इंटू 10, 0 0 से कट गया, 6 1 जार, 6 2 जार, और ये 20 आ गया और 20.1 आ गया। भाई साहब ये 20.1 के करीब आंसर आ रहा है, और 20.1 जो है वो बनना चाहिए यहाँ पर 20.1 बनना चाहिए। ठीक है जनाब, अब 20.1 बनना चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड है 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। 20 अगर होता यहाँ तो 25 100 हो जाते और 5 12 60 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 20.1 है, 20 से कुछ वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर 5 से कुछ कम वैल्यू आएगी, तो 60 से कुछ कम आंसर आएगा, और 60 से करीब तरीन आंसर जो हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है वो 58% है, इसलिए हमने 58% यहाँ टिक कर देना है। बीटा ऑप्शन, पहले स्टोइकियोमेट्री का कंपैरिजन किया, बाद में परसेंटेज यील्ड का फार्मूला लगाया, एक्चुअल यील्ड गिवन थी 12, थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाल ली 20.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, आंसर इज बीटा ऑप्शन। 25 देखिए, the species that gives maximum possible quantity of product in a chemical reaction as it is consumed and stops the reaction due to lesser quantity is called limiting reactant। definition है जी सिंपल, चार्ली ऑप्शन। 26 A2 + 3B2 से AB3 बन रहे हैं 2 मोल। If 18 decimeter cube of both the reactant are taken initially, the amount of excess reactant left behind after completion will be। excess reactant find करना है, कर लेते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हम स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इसको फाइंड करेंगे, और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हम A को B के साथ कंपेयर करेंगे, और पहले होगी अमाउंट गिवन, अमाउंट गिवन A की है 18, दूसरे की भी है 18, और फिर आएगी अमाउंट फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, ए का 1 मोल है, बी के 3 मोल हैं, तो यहाँ पर 18 आंसर आ गया, यहाँ पर 6 आंसर आ गया। जो स्मॉलर अमाउंट में होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है बी, बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमने देखना है कि बी जब ए से रिएक्ट करके कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो फिर ए की कितनी मिकदार एंड पर बाकी बच जाएगी। इसके लिए मैं कंपैरिजन करता हूँ B2 का A2 के साथ। मैं कहता हूँ जी B2 के 3 मोल हों तो वो 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, 1 मोल हो तो 1/3 से रिएक्ट करते
करते हैं और अगर 18 मोल हों तो 1/3 इंटू 18 यानी कि 6 मोल से रिएक्ट करते हैं या 6 डेसीमीटर क्यूब। अगर कई दफ़ा गैसेस आ जाए ना आपकी तो आप उनके मोल्स को और उनके डेसीमीटर क्यूब को एक ही तरह मानकर अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो 6 डेसीमीटर क्यूब ए रिएक्ट कर गया। ए था कितना? ए था 18, 6 ने रिएक्ट कर लिया तो बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 12 डेसीमीटर क्यूब। जी ऑप्शन है, बिल्कुल है अल्फा ऑप्शन, ये लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट है ए की। 27 देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला बोथ कैन बी रिटन फॉर। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूला भी होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होते हैं, बाकी 3 को मैंने क्लास में बता दिया था कि उनका कई दफ़ा जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। 28 अ सब्सटेंस एक्स वाज फाउंड टू कंटेन 72% कार्बन, 12% हाइड्रोजन, 16% ऑक्सीजन, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एक्स। 2 तरीके हैं जी काम को करने के। एक तो ये है कि हर एक को ही हल करना शुरू कर दें, दूसरा ये है कि आप किसी भी एक के अंदर आप कार्बन की परसेंटेज निकाल लें या किसी भी एक के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लें, तब भी बात चल जाएगी। ठीक है जनाब, हर एक को ही हल करने के साथ साथ हम एम्पिरिकल फार्मूला को हल कर लें तब भी बात बन जाती है। फॉर एग्जांपल हमें परसेंटेज दी हुई है और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के जो 4 स्टेप हैं उसमें पहला है परसेंटेज गिवन होनी चाहिए, दूसरा हम परसेंटेज से मोल्स निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? हम इस तरह करेंगे कि हर एक की जो परसेंटेज गिवन है उसे उसका मैस मान लेंगे, 72 ग्राम, 12 ग्राम, 16 ग्राम, और उसे मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया और 16 से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 1, 6, 12 और 1, ये तो पहले ही बन गया जनाब, ये तो चार्ली बन गया। मोल रेशो निकाली तो ये चार्ली ऑप्शन बन रहा है। बड़ा ही आसान सवाल था। 29 पर चलिए, विच स्टेटमेंट अबाउट ए 12 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन 12 इज करेक्ट? द नंबर ऑफ एटम्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के 1 मोल के अंदर जो एटम होते हैं और कार्बन 12 के अंदर जो एटम है वो बराबर है। ये सही नहीं है जी, हाइड्रोजन गैस में डबल नंबर ऑफ एटम होंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन 12 एटॉमिक फॉर्म में है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो बीटा भी सही नहीं है। द नंबर ऑफ एटम्स आर एवोगैड्रोस नंबर, जी हाँ चार्ली बिल्कुल ठीक है। पहली 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, एक तरफ हाइड्रोजन गैस के अंदर डबल नंबर ऑफ एटम्स थे और दूसरा ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर नहीं हो सकते। 30th क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव मोलेकुलर मास इज इनकरेक्ट। गलत बात क्या है रिलेटिव मोलेकुलर मास के बारे में? इट इज द सम ऑफ रिलेटिव atomic masses of all the atoms within the molecule, right है जी। it is the ratio of the average mass of a molecule to the mass of 12 carbon atom। mass of 12 कार्बन एटम के साथ जो है वो रेशो जो निकालते हैं उसे कहते हैं, ये तो सही हो गई बात। इट इज़ द रेशो ऑफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कंपेयर नहीं करते जी, कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए चार्ली ऑप्शन ठीक हो गया। 31 द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर रिलेटेड बाय एन। एन क्या होता है जी? एन सिंपल इंटीजर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अल्फा ऑप्शन। 32 इफ़ वी नो द वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस, तो इसे वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप कह देंगे, डेल्टा ऑप्शन। आसान सवाल था जी। 33 मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज नोटेड एट, हमने बताया मोलर वॉल्यूम नोट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर, यानी कि चार्ली ऑप्शन। 34 फॉर ए कंपाउंड हैविंग मोलेकुलर फार्मूला C6H6O2 द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स, हर एक 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है तो C3H3O हो जाएगा रेशियो, चार्ली ऑप्शन। 35 हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, द रेशियो ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन H2 + Cl2 2HCl। ये जो UHS के पास पेपर है उससे ये सवाल हमने पूछा। तो यहाँ पर क्या है जी, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से मिल रही है, तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम मिल रहे हैं, क्लोरीन के 71 ग्राम से, दोनों को अगर डिवाइड करें तो 1:35.5 जो है वो सिंपलेस्ट रेशो यहाँ पर बन जाती है, जो कि बीटा में बन रहा है। 36 हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का मैस है 0.1, सोडियम का मोलर मैस है 23, पॉइंट को हटाकर 10 लगा दें तो ये बेसिकली 1
डिवाइडेड बाय 2 30 हो जाता है। पॉइंट लगाएंगे 0, 0 लगाएंगे 0, 0 लगाएंगे 0 और 23 को तकरीबन 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो 920 बनता है। इससे बड़ा करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली 0.004 के करीब तो कहीं ना कहीं आंसर आ रहा होगा। तो 4 × 10⁻³ मिनिमम बनता है, क्योंकि पॉइंट इधर आएगा -1, -2, -3, तो -3 तो होना चाहिए। अल्फा ऑप्शन में सिर्फ -3 है, इसलिए हमने टिक कर दिया। 37 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं ऑक्सीजन का कंपैरिजन है कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन हो तो ये 1 मोल होता है, और अगर 1 ग्राम हो तो 1/32 होगा। और मुझे 8 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करनी है तो 1/32 × 8 ये 0.25 मोल जो हैं ये जनाब अली बन जाएंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा बन गया? बीटा। 38 कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन की कंबस्टन को देखना होगा। मीथेन जलने के लिए 2 ऑक्सीजन कंज्यूम करती है और बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ 2 वाटर। तो बेसिकली मीथेन का ऑक्सीजन से कंपैरिजन हम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मीथेन का अगर 1 मोल को सीधा सीधा ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, 16 ग्राम हो मीथेन तो उससे 36 ग्राम वाटर बनता है। और अगर 1 ग्राम होगा तो 36/16 हो जाएगा। और अगर 8 ग्राम होंगे तो 36/16 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो भाई ये 18 ग्राम आ जाएगा। 18 ग्राम आ जाएगा। बीटा ऑप्शन टिक कर लीजिए यहाँ पर। 39 द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड मोलेकुलर फार्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो है तो एम्पिरिकल फार्मूला, एक्चुअल रेशियो होती तो मोलेकुलर फार्मूला हो जाता। 40 देखिए, आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन, आयरन की जी प्रेपरेशन है। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन और यूज टू मैन्युफैक्चर 56 ग्राम ऑफ आयरन विद एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 56 ग्राम बनाना है जी। आयरन की अमाउंट दी हुई है और आयरन ओर का मैस जो है वो पूछा हुआ है, यानी कि गिवन क्या है? गिवन है आयरन और रिक्वायर्ड है आयरन ऑक्साइड। पहले बैलेंस इक्वेशन देखिए। 2 मोल बन रहे हों तो हमें रिएक्टेंट चाहिए होता है 1 मोल। 2 मोल का मतलब क्या है? 2 मोल का मतलब है 112 ग्राम बन रहे हों तो ये 1 मोल चाहिए। 1 ग्राम बन रहा हो तो 1/112 चाहिए। और 56 ग्राम बन रहा हो तो 1/112 × 56 यानी कि हाफ मोल चाहिए। अब मुझे आयरन ऑक्साइड का मोलर मैस सिर्फ पता लग जाए तो बात बन जाएगी, वो मैं निकाल लेता हूँ। आयरन ऑक्साइड का मोलर मैस यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। आयरन होता है 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ऑक्सीजन 3 है वो 48 बन जाएगा। ये 160 बन रहा है तकरीबन। तो मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें भाई, ये 80 ग्राम बनेगा। ये 80 ग्राम बनेगा और इसलिए हमें आंसर लगा देना चाहिए डेल्टा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? एक हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, जो दूसरे एटम हैं अगर उनका मैस कम होगा तो फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होगी। अब अल्फ़ा में, बीटा में, चार्ली में अगर आप देखें तो वहाँ पर कार्बन भी मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी मौजूद हैं, जबकि डेल्टा में सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है और आपको पता भी है कि तकरीबन 88% है वो। 42 द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज। कंबशन एनालिसिस में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन की परसेंटेज हम बाय मेथड ऑफ डिफरेंस निकालते हैं, एस्टिमेटेड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, चार्ली ऑप्शन। 43 की तरफ चलते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीबी। 28 ग्राम का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अल्फा ऑप्शन। 44 in stoichiometry law of definite proportion is obeyed. It means that atoms are bound to जनाब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के हिसाब से अगर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाया है तो इस रिएक्शन के दौरान वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके H2O नहीं बना सकता। इस वक्त उसे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलना है, कोई और प्रोपोर्शन में मिलेगा तो बात गलत हो जाएगी। तो डेफिनेट प्रोपोर्शंस के हिसाब से एटम्स आर बाउंड टू कंबाइन इन डेफिनेट रेशियोज। तो बीटा ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सेम फॉर 1 मोल ईच ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोनों का फार्मूला लिख लें, बात पता लग जाएगी। NO
NO2। साफ जाहिर है कि नाइट्रोजन एक एक है दोनों में, तो 1 मोल के अंदर जो नाइट्रोजन एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे। टोटल एटम तो एक जैसे नहीं है, ऑक्सीजन एटम भी एक जैसे नहीं है। 46 देखिए, रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड टू एक्चुअल यील्ड, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है और एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है, तो इसलिए ये रेशियो जो है उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा, बीटा ऑप्शन। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ मोल। फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स सही है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स सही है, मोलेकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स सही है, लेकिन मोलर वॉल्यूम को एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स करेंगे, कर ही नहीं सकते। वॉल्यूम तो डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो चार्ली डज नॉट रिप्रेजेंट अ मोल। 48, मैकेनिकल लॉस वाइल डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन लेबॉर्ट्री, इससे क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगी, साफ जाहिर है, डेल्टा ऑप्शन। एक्चुअल यील्ड विल डिक्रीज। 49 देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आयनाइज कर दीजिए, ये है CaCO3, इसकी आयनाइजेशन से एक तरफ कैल्शियम आयन बनेंगे, एक तरफ कार्बोनेट आयन बनेंगे, तो एक कैल्शियम एक कार्बोनेट 2 आयन बन रहे हैं, तो 2 मोल्स ऑफ आयन हो गए। चार्ली ऑप्शन। 50th देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन व्हाट इज द मास और रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया में देखिए, तो नाइट्रोजन देख लेते हैं, 14/17 इंटू 100 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 82%, तो फिर हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 18% हो गया, तो नाइट्रोजन हो गया कितना, 82, और हाइड्रोजन हो गया 18। चार्ली ऑप्शन। 51 देखिए, XeF6 प्लस सिलिका, ये पास पेपर का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, जगह हमारे पास कम रह गई है, और तो हमारे पास XeF6 प्लस सिलिका ये रिएक्शन है जी, इसमें हमें उसने कहा है कि XeF6 की अमाउंट दी हुई है और सिलिका की अमाउंट दी हुई है, यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपको देगा और एक्चुअल यील्ड देगा, और फिर हमें एक सवाल जो है वो पूछ लेगा कितना रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट बनना है, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जनाब ये आ गया XeF6 और इसे मैंने कंपेयर कर लिया सिलिका से, ताकि मैं ढूंढ लूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढने का तरीका क्या है, अमाउंट गिवन को पहले लिखना चाहिए, तो XeF6 के लिए 245.2 अमाउंट गिवन है और सिलिका के लिए 60 अमाउंट गिवन है। फिर मुझे देखनी है अमाउंट फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। XeF6 के 2 मोल हों तो ये डबल हो जाता है, डबल हो जाने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 490.6 ग्राम, ठीक है जनाब। और सिलिका के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल है तो उसका 60 ग्राम ही आएगा। अब साफ जाहिर है कि ये वैल्यू 1 से कम आ रही है, ये वैल्यू 1 आ रही है, तो इस हिसाब से मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि XeF6 मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ तक तो बात पता लग गई। सिलेक्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, मैंने कहा जी XeF6, या तो अल्फा ऑप्शन सही है या चार्ली सही है, बाकी तो गलत हैं। और वो कहता है अमाउंट ऑफ SiF4 फॉर्म्ड, ये भी बताइए। तो अब मुझे कंपैरिजन करना है कि XeF6 से कितना SiF4 बन सकता है। पहला कंपैरिजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ये 490.6 ग्राम हो यानी कि 2 मोल हो तो उससे 1 मोल SiF4 का बनता है। SiF4 का मोलर मास 104 ग्राम है, तो 104 ग्राम बनना चाहिए था। फिलहाल XeF6 अगर 1 ग्राम हो तो ये 104 डिवाइडेड बाय 490.6 हो जाएगा, और अगर XeF6 मेरे पास है 245.2 यानी कि हाफ है, तो फिर यहाँ पर हाफ अमाउंट जो है वो बनेगी 490.6 मल्टीप्लाइड बाई 245, तो ये तकरीबन जो है वो 102 का हाफ आ जाएगा, 52 ग्राम। 52 ग्राम बनेगी, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट लग रहा है, टिक कर देंगे। और आपने देखा कि नाम वगैरह चेंज करके बड़े बड़े फार्मूला देकर हमें पहले भी परेशान किया एग्जामिनर ने, और फिर से ऐसा ही एक सवाल पास पेपर में, ये दोनों सवाल हमें मिल चुके हैं। 52 आ गया। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 392 ग्राम ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट के अंदर मोलर मास ही 392 है, तो जितने इस फार्मूला में नज़र आ रहे होंगे उतने ही होंगे। तो ऑक्सीजन के पास 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 वो रहे, 8 और 6 14, 14 मोल्स हैं जी बेसिकली। तो 14 मोल्स को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 14 इंटू एवोगैड्रोज नंबर कर दूंगा, तो 14 6 84, तो
8.4 10⁻²4 ऐसे आंसर होना चाहिए कोई। जी हाँ है, बीटा ऑप्शन टिक कर दीजिए। 53 आ गया। द वाटर फॉर्म्ड इन कंबशन एनालिसिस इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट, आसान है, बीटा ऑप्शन। 54 on ionization to form unipositive ion, which of these release maximum electrons। अच्छा, यूनिपॉजिटिव आयन सबसे बनना है, ये अच्छी बात आ गई। सबसे यूनिपॉजिटिव आयन बनना है तो जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उससे ज़्यादा आयन बनेंगे। सोडियम का यहाँ पर हाफ मोल है, आप सोडियम के लिए लिख लीजिए 11.5 डिवाइडेड बाई 23। अब मैग्नीशियम के लिए लिख लीजिए डिवाइडेड बाई 24। एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई 27। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सबसे कम है सोडियम का, हमने प्रेप बुक में लिख दिया कि जिसका डिनोमिनेटर कम उसका आंसर ज़्यादा आता है। तो सोडियम के मोल्स ज़्यादा, मोल ज़्यादा तो फिर नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा हो जाएंगे। बीटा ऑप्शन इज़ राइट। 55 देखिए, ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज मस्ट बी ओबेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है जनाब, तो फिर ये बन गया डेल्टा ऑप्शन। 56 देखिए, परसेंटेज यील्ड कैन शो, परसेंटेज यील्ड इज़ यूज टू डिपिक्ट, आप क्या जाहिर करते हैं इससे, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, उसे एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है ये कॉन्सेप्ट। डेल्टा ऑप्शन। 57 इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देयर इज ए डिक्रीज इन डैश इन द रिएक्शन मिक्सर। तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना रहे हैं, लाइक 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन मिक्सर कम हो रहे हैं। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हैं और प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। इसके अलावा क्योंकि ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या एटम्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कंबाइनिंग स्पीशीज़ की तादाद चेंज हो जाएगी। 58 द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ रेफिनोज, आप देख सकते हैं ये सब 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो C9 हो जाएगा, C9 हो जाएगा, H16 हो जाएगा, O8 हो जाएगा। फर्दर ये किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते, इसलिए बीटा ऑप्शन। 59 देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन को स्टॉप करता है, इंटरमिटेंट ब्रेक नहीं देता, स्टॉप कर देता है सिंपली। डेल्टा ऑप्शन। 60th क्वेश्चन देखिए, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशंस। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो हैं उनके अंदर जब तक एजम्पशंस नहीं होंगी, जिसमें वो कहता है कि ऑल दी रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड नो साइड रिएक्शन अकर्स, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए बीटा ऑप्शन। इसके साथ ही हमारे 60 के 60 क्वेश्चन हो गए जी कंप्लीट। कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो बता दीजिए। जी जी, हज़रत ये है बात, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ये सवाल पुराना ही है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक बोरॉन 10 वाला है, उसका कोई ना कोई अबंडेंस दी हुई है, उसे मैं A1 कह देता हूँ। दूसरा 11 वाला है, उसको मैं A2 कह रहा हूँ, और डिवाइडेड से कर देना है 100 से। अब बात ये है कि ये दिया हो, ये दिया हो तो काम चल जाएगा, आप सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मास जिसे AR लिखते हैं A लेवल में, वो निकाल लेंगे। अब ये 3 चीज़ें मिसिंग है भाई, इन तीनों में से 2 दे देगा वो आपको, तीसरी पूछ लेगा। अगर ये 2 दी हैं ये निकाल लें, ये दी है तो ये निकाल लें, ये वाला तरीका है जनाब। हज़रत अगर दोनों नहीं ना दिए तो फिर आपने वो जिसे आप कहते हैं एलिमिनेशन मेथड वो लगा लेना है, यानी कि एक से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में डाल देनी है। वैसे जो हमारा अभी तक आया है UHS में सवाल, उसमें एक चीज़ ही सिर्फ रिक्वायर्ड थी और वो 10.8 के करीब आंसर आता है। 10 इधर है, 11 इधर है, और एक की परसेंटेज दी हुई है, जहाँ तक मेरे ख्याल है 80% दी हुई है, और उससे आप 10.8 आंसर निकाल लेते हैं। फिर भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ दें, अगर कोई चेंज है तो मैं बता देता हूँ। जी जी, बस ख़त्म हो गया सवाल। अच्छा ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, हल निकाल लेते हैं। ये है 10, ये है 11, 10.8 आ रही है जो कि एवरेज आ रही है। एवरेज 10.8 आ रहा है, यानी कि हर 10% के ऊपर यहाँ पर जो 8 शो कर रहा है, इट शोज़
कि जो आपके पास 10 वाला आइसोटोप है वो कम है, 11 वाला ज़्यादा है। सही है भाई, 10.8 कब आंसर आएगा? जब 11 वाले की अबंडेंस ज़्यादा होगी, 10 वाले की कम होगी। अब आ जाते हैं कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी। ऑन एन एवरेज ये 10.8 वैल्यू को हम 10 हिस्सों में डिवाइड करें फ्रॉम 10 to 11, हर एक परसेंटेज, ये 10.1, 10.2, 10.3, इसी तरह आगे चलते चलते 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ज़रा देखिए, अगर 10 वाले आइसोटोप की परसेंटेज आपके पास हो सिर्फ और सिर्फ, ये आपके पास 10 वाले की परसेंटेज हो 100%, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक हो गई भाई बात। अगर 11 वाले की 100% होगी तो फिर आंसर क्या आएगा? 11 आएगा। फाइन हो गई, यहाँ तक बात क्लियर है जनाब? अब आ जाते हैं, अगर आंसर 10.8 आ रहा है तो इसका मतलब है 11 वाला 100% से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम कर दें, 90% कर दें, 10.9 आंसर आ जाएगा। 80% कर दें, 10.8 आंसर आ जाएगा। 70% कर दें, 10.7 आ जाएगा। और अगर करते करते आप 10.1 पर आ जाते हैं, इसका मतलब है 11 सिर्फ 10% है और 10 वाला 90% हो गया। तो यहाँ पर 10.8 का मतलब है 11 वाला जो आइसोटोप है इट इज़ बेसिकली 80% और 10 वाला जो है ये 20% है, तभी वैल्यू 10.8 आ रही है। क्लियर हो गई जी बात? मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, लेकिन बात यही, और ये असल में जो सब सवाल आया था तब आइसोटोप्स वाला जो टॉपिक है ना वो सिलेबस का पार्ट था, और जो FSC की पंजाब की बुक है उसकी एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल ऑलरेडी सॉल्व्ड था। ठीक है जनाब, वो ऑलरेडी सॉल्व है वहाँ पर, उससे वो सवाल आया था। फ़िलहाल अगर आपके पास सारा डाटा बैकग्राउंड में जब सवाल आया था तब नहीं है, तो आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 11 के करीब वैल्यू आ रही है तो 11 वाले की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, 10 वाले की कम होनी चाहिए। और वो मैंने बता दिया, हर एक पॉइंट पर 10% का फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए 20% होना चाहिए 10 वाला। मेक सेंस? चले, कोई मसला नहीं जी। और कोई सवाल? दो बातें हैं, एक तो है डेफिनेशन, वो जो हम उन्होंने कहा जी पता नहीं वो 95 या 97 था या 45 47, वो कहते हैं जी 2 सवाल एक ही तरह की बात हो रही है, आंसर अलग अलग आ रहा है, इसकी क्या वजह है। पहले तो आ जाएं डेफिनेशन पर। कभी भी ऐसे पूछा जाएगा क्रिस्टल लैटिस इज़ फाउंड बाय द 3 डायमेंशनल रेपिटेटिव ग्रोथ ऑफ, तो आपने कहना जी लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स की 3 डायमेंशनल रेपिटेटिव ग्रोथ होती है तो उससे आपको क्रिस्टल लैटिस मिल जाती है। दूसरी बात ये पूछी गई कि सोडियम क्लोराइड का जो सिंपलेस्ट यूनिट है, उस सवाल की सेंस ये थी कि सिंपलेस्ट यूनिट जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं सोडियम क्लोराइड की, वो क्या है? तो वो यूनिट सेल है। यूनिट सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ओके फाइन, बिल्कुल ऐसा ही है। यूनिट सेल के अंदर वो सारी खसूसियात हैं जो पूरी क्रिस्टल लैटिस में है। लेकिन अगर डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड आ जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, 3 डायमेंशनल रेपिटेटिव ग्रोथ, अगर ये वर्ड आपको मेंशन किए गए हैं तो ये आपको लेकर जा रहे हैं कि आपने आंसर लगाना है कि लैटिस पॉइंट्स की 3 डायमेंशन रेपिटेटिव ग्रोथ होगी तो क्रिस्टल बन जाएगी। लेकिन एक क्रिस्टल का बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जिसमें तमाम खसूसियात हों, बिल्डिंग ब्लॉक ना, बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ईंट की जो खसूसियात हैं वो आगे जाके बिल्डिंग में नज़र आएंगी। तो बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिट सेल, लेकिन जिस चीज़ की 3 डायमेंशन रेपिटेटिव ग्रोथ से क्रिस्टल ने बनना है उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्लियर है जी बात? चलें, और कोई बात? कोई भी नहीं, चलें छुट्टी करते हैं जनाब। जी जी, एक हाँ जी, हमने कहा था कि आपको देखना पड़ेगा लोन पेयर कितने हैं, आपको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन कितने हैं। अगर लोन पेयर 1 है, हाइड्रोजन 3 है, फिर लोन पेयर, यानी कि एक लोन पेयर जब यूज़ हो गया तो फिर आप नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएं कैसे। इसी तरीके से अगर आपके पास है HF के पास लोन पेयर हैं 3, हाइड्रोजन है 1, जब हाइड्रोजन 1 है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया तो बाकी 2 लोन पेयर को किससे बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करें। तो इट इज़ द रेशो
ऑफ लोन पेयर एंड हाइड्रोजन्स वो जो डिसाइसिव फैक्टर है। जितने लोन पेयर होंगे उतने ही, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट लगा लेना, लोन पेयर ख़त्म हो गए अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बने, हाइड्रोजन ख़त्म हो गए अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बने। तो अगर वाटर के केस में क्या होता है, दो ये होते हैं दो ये होते हैं, ना लोन पेयर ख़त्म होता है ना हाइड्रोजन ख़त्म होता है, इसलिए दो बॉन्ड बन रहे हैं। इधर अमोनिया में लोन पेयर ख़त्म हो जाता है और HF में हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है, इसलिए फर्दर बॉन्ड नहीं बन सकते। तो इसलिए एक आंसर है। और इसके लिए मैंने जनाब आज ग्रुप में भी बता दिया था कि भाई प्रेप बुक देख लिया करें, उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है। वो प्रेप बुक की किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर की, तो कोई एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा जी ये कौन सी बुक है। ये तो मुझे बड़ी अजीब लगी बात कि बुक कौन सी है। भाई हमारी बुक है, हम तो शुरू से कह रहे हैं ले लें उसे पढ़ लें। तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या करता है, फिर भी फर्दर हम यहाँ बता देते हैं। अभी भी कोई सवाल है तो बता दीजिए जी। जितने मैंने यहाँ पे बातें लिख दी थी ना जी, उनको ही पढ़ लें, वो काफ़ी हैं, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। सोडियम ले लेते हैं जनाब, सोडियम को ही फ्लोराइड से मिला लेते हैं, क्लोराइड से मिला लेते हैं, ब्रोमाइड से मिला लेते हैं, आयोडाइड से मिला लेते हैं। हमने इस तरह, क्योंकि लैटिस एनर्जी आगे चलकर हेस्ला में भी आ जानी है, तो इसलिए हमने उसे तब तो देख ही लेना है। फिलहाल आपने कहा कैटाइन सेम है, तो कैटाइन का असर ज़ीरो हो गया, इसको छोड़ दें। अब बचा एनाइन। लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि ये चार्ज का स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइज़, इस तरह चलता है। चार्ज का असर ज़्यादा आता है, साइज़ का असर कम आता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब में चार्ज सेम है, चार्ज का असर भी नलीफाई हो गया। अब सिर्फ साइज़ का असर बचा, जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्लोराइड का साइज़ कम है, इसलिए हाईएस्ट लैटिस एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। तो पहले आपने एलिमिनेट करने हैं फैक्टर्स। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जितने आसान सवाल हैं इस टाइप के, उसमें अक्सर लोग कोई गलती नहीं करते। लेकिन आप जाते हैं किसी और जगह पर, वो उन्होंने सवाल लिखा होता है, उन्होंने चारों के कैटाइन भी डिफरेंट किए होते हैं, चारों के एनाइन भी डिफरेंट किए होते हैं। अब अगर चारों के कैटाइन भी डिफरेंट हैं, चारों के एनाइन भी डिफरेंट है, तो आंसर लगाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा सवाल एक्चुअल पेपर में आता भी नहीं है। एक्चुअल पेपर में क्या हो रहा है, आपको सारे कैटाइन सेम दे देगा, उनका असर आपको पता है एक जैसा है। बाकी जो एनाइन देगा उनका चार्ज सेम दे देगा, आपको पता है चार्ज का भी कोई मसला नहीं, सिर्फ साइज़ के हिसाब से बताना है। जिसका साइज़ कम उसकी वैल्यू ज़्यादा, और जिसका साइज़ ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम। इसी तरीके से अल्टरनेटली भी हो सकता है, लाइक आपको लिथियम का ही फ्लोराइड दे दे, सॉरी फ्लोराइड भी लिथियम का, और फ्लोराइड फिर सोडियम का, फिर पोटाशियम का, और फिर रुबेडियम का, अभी भी कोई मसला नहीं। एनाइन सेम है, उनका असर सेम हो गया। कैटाइन का चार्ज सेम, चार्ज भी ख़त्म। अब से जिसका साइज़ कम उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो ये ज़्यादा कॉमन सवाल हैं, या बल्कि मैं तो कहूँगा इसके अलावा सवाल आया ही नहीं है आज तक, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, कि जिसमें एक चीज़ सेम रखी जाती है और दूसरी चीज़ में सिर्फ चार्ज का मसला होता है या साइज़ का मसला होता है। साइज़ का मसला तो मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब चार्ज के हवाले से बात करूँ, अगर मैं आपको कहता हूँ कि सोडियम का फ्लोराइड है और मैग्नीशियम का फ्लोराइड है और एल्युमिनियम का फ्लोराइड है, इन तीनों को कंपेयर करें तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि फ्लोराइड सेम है, इसका असर कोई नहीं पड़ने वाला। अब आ जाएं कैटाइंस पर। कैटाइंस हैं +1 वाले, +2 वाले, +3 वाले। ऑब्वियसली चार्ज का जो असर है बड़ा प्रोमिनेंट होता है, तो एल्युमिनियम का चार्ज ज़्यादा है, इसकी लैटिस एनर्जी बड़ी ज़्यादा होगी। हो गया जी, बात क्लियर हो गई। चलिए जनाब, छुट्टी करते हैं, फिज़िक्स की क्लास आपकी शुरू होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम।